हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को दोस्तों रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच का बहुत ही प्यारा त्योहार होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग आज की करंट अफेयर की बात करेंगे। आज है 19 अगस्त। डेली की तरह हम लोग डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी छुट्टी के। मैं आपके साथ, आपकी सेवा में हमेशा के लिए तत्पर रहता हूं। तो आप लोग भी वीडियो को लाइक वगैरह भी कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं कल के दिन का, जिसका रिवीजन हम लोग करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुल कितने पुलिस पदक दिए गए। तो कुल 1037 दिए गए हैं, जिसमें बहुत सारे प्रकार के पदक दिए गए थे। मैंने आपको बताया था कि आपको कीर्ति चक्र वाला याद रखना है ज्यादा, ठीक है। नया केंद्रीय गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? गोविंद मोहन को नियुक्त किया गया है नया केंद्रीय गृह सचिव। इसके अलावा 17 अगस्त को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। इसका तीसरा संस्करण होगा। इसके अलावा भीम सिंह, जो कि सांसद हैं राज्यसभा के, इन्होंने अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी है, भारत के 75 महान क्रांतिकारी। इसको विमोचन इसका किया है हरिवंश नारायण सिंह, जो कि राज्यसभा के उपसभापति हैं। याद रखना, पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन एक नंबर में, बता नहीं पाओगे फिर। डब्ल्यूएचओ ने किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की? तो मंकी पॉक्स को घोषित किया। कल ही मैंने इस पर वीडियो अपलोड की हुई है, आप जाइएगा, देखिएगा जरूर। मंकी पॉक्स के बारे में क्या लक्षण, क्या बचाव, क्या उपाय हैं, आप इसका जरूर फायदा उठाइए, देखिए जरूर, ठीक है। एआई ओवरव्यू गूगल ने अभी 6 देशों में लागू कर दिया है: भारत, यूनाइटेड किंगडम, जापान, इंडोनेशिया, मैक्सिको और ब्राजील में। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पर हम लोगों ने बात किया था, और इसमें आट्टम को बेस्ट फीचर फिल्म चुना गया था। इसके निर्देशक आनंद एकादशी रहे हैं। इस पर भी मैंने आपको 20 क्वेश्चन की वीडियो दी थी, तो 20 क्वेश्चन की वीडियो आप जरूर देखना। इसके अलावा थाईलैंड की नई प्रधानमंत्री बन गई हैं, दूसरी महिला है पंतोगतार्न सिनावात्रा। ये दूसरी महिला है थाईलैंड की, अभी नई प्रधानमंत्री बनी है। किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने इस्तीफे की घोषणा की? तो जापान के प्रधानमंत्री इस्तीफा देने वाले हैं अगले महीने। मिसाइल, किस मिसाइल के जनक, अग्नि मिसाइल के जनक रहे आर्यन अग्रवाल जी का निधन हो गया। इन्हें पद्मश्री मिला था 1990 में, इन्हें पद्म भूषण मिला था सन 2000 में। इसके अलावा एक और जरूरी बात देखो, इस राखी के अवसर पर आप सभी को मेगा डिस्काउंट दिया जा रहा है। पिछली बार से भी बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस बार दोस्तों आपको एमजेटी के सभी वीडियो कोर्सेज और ई-बुक्स पर 80% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। बाय यूजिंग कोड राखी आप लोग इस डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठा सकते हो। ध्यान रहे, RAKHI कैपिटल लेटर विदाउट एनी स्पेस आप यूज करोगे कूपन कोड, तो मिलेगा आपको 80% का डिस्काउंट। कहां पर मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ एमजेटी ऐप पर। याद रहे, बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि अब ये लास्ट है। इससे बड़ा डिस्काउंट अब दोबारा आपको नहीं देखने को मिलेगा। पिछली बार से भी बड़ा ये डिस्काउंट है। जो लोग पिछली बार के ऑफर में रह गए थे, इस ऑफर का फायदा उठाइए, क्योंकि ये आपका आखिरी ऑफर है ना। तो एमजेटी ऐप पर जाइएगा, वीडियो कोर्स सेक्शन में जाइएगा, हमारे मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस पर अवेलेबल आपको वीडियो कोर्स और ई बुक्स मिल जाएंगी। इनका आप फायदा उठाइए, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान शुरू किया है? तो योगी जी ने शुरू किया है भाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है युवाओं के लिए युवा उद्यम विकास अभियान योजना। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत दोस्तों, जो युवा अपना खुद का उद्यम करना चाहते हैं, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको सरकार करेगी मदद, एमएसएमई को बढ़ावा देगी। इसके तहत किस प्रकार की मदद? फाइनेंशियली हेल्प। साथ ही साथ स्किलफुल बनाने की भी प्रयास किया जाएगा। और इसकी शुरुआत 15 अगस्त को योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, लखनऊ से ही। युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 10 लाख नए एमएसएमईज तैयार करने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश भर से ही 10 लाख नए एमएसएमई, ठीक है। तो ये लक्ष्य है। एमएसएमई मतलब जानते हो ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो छोटे सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं, उनको तो तैयार करने की कोशिश की जा रही है। इसमें सरकार का मानना है कि इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 50 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। रोजगार के अवसर, हालांकि अपने उत्तर भारत में खास करके रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी ही होता है, समझा जाता है, लेकिन यहाँ सरकारी की बात नहीं की जा रही है। यहाँ एमएसएमई के थ्रू प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार जनरेट करने की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 अगस्त से 8 सितंबर तक आयोजित होने वाला पेरिस पैरा ओलंपिक खेल, इसमें भारत द्वारा कितने एथलीट को टीम को भेजा गया? तो दोस्तों, पेरिस ओलंपिक हो गया, अब ओलंपिक के बाद पैरालंपिक होता है सेम वेन्यू पर। तो पेरिस पैरालंपिक अब होगा, और ये कब से कब तक चलेगा? 28 अगस्त से 8 सितंबर तक।
आपको याद होगा 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चला था पेरिस ओलंपिक, और अब पेरिस पैरालंपिक चलेगा। इसमें भारत ने अब तक का सबसे ज्यादा बड़ा अपना काफिला भेजा है, टीम भेजा है, 84 मेंबर्स का, 84 एथलीट्स का अपना टीम भेजा है। ये है पैरा एथलीट। अब भाई इन्हीं से उम्मीद बची रह गई है। पिछली बार वाले ओलंपिक वाले तो उम्मीद पर काफी नहीं उतरे, मात्र और मात्र 6 मेडल आए 140 करोड़ आबादी वाले, 145 करोड़ आबादी वाले देश में। फिलहाल इसमें खिलाड़ियों की गलती नहीं है, गलती हमारे समाज की है, सबकी है। धीरे धीरे इसमें सुधार आ रहा है, आगे भी आएगा। आई होप आगे मेडल बढ़ेंगे। इस बार के ओलंपिक में दोस्तों 1 सिल्वर आया था और 5 ब्रॉन्ज मेडल आया हुआ था, है ना। टोटल 6 मेडल आया था और हम लोग थे 71वें पोजीशन पर। पिछली बार से भी बुरी स्थिति थी, पिछली बार 48वें स्थान पर थे और 7 मेडल था, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज के साथ। इस बार, अच्छा पिछली बार का अगर पैरालंपिक की बात करें तो पिछली बार पैरालंपिक में हम लोगों ने 19 मेडल जीते हुए थे। पैरालंपिक खिलाड़ियों ने बढ़िया प्रदर्शन किया हुआ था, हम लोग 24वें नंबर पर थे पैरालंपिक्स में। इस बार और भी ज्यादा उम्मीदें हैं। क्यों? क्योंकि इस बार मिशन पोडियम चलाया गया था, टारगेट पोडियम अभियान चलाया गया था, और इसके तहत इस बार टारगेट पोडियम के तहत जो अभियान चलाया गया था उसके 50 खिलाड़ी इसमें जा रहे हैं और 47 खिलाड़ी पहली बार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। टोटल 84 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं जो अपना बेस्ट यहाँ पर देंगे और भारत का नाम ऊंचा करेंगे। अच्छा एक चीज और, ये टारगेट पोडियम क्या है इसको थोड़ा सा जान लो। पोडियम किसे कहते हैं? पोडियम का मतलब होता है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वाला, ऐसा होता है कुछ। आप देखते हो ना, ये जो नंबर होता है ना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जिस पर खड़े होकर के मेडल पहना जाता है, इसी को कहते हैं पोडियम। तो अगर टारगेट पोडियम का मतलब कहा गया है तो इसका मतलब ये कि किसी ना किसी एक मेडल को जीतो ही जरूर। ऐसे खिलाड़ियों को तैयार किया जाए जो पोडियम तक पहुंचे, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि गोल्ड ही जीतो, कोई जरूरी नहीं है सिल्वर जीतो, आप पोडियम तक पहुंचो, मतलब टॉप 3 में आओ ही आओ। ऐसे टारगेट करके भारतीय सरकार ने ये शुरू किया और ऐसे 50 खिलाड़ी इस बार इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। देखना होगा अब इनमें से कितने लोग आएंगे मेडल लेकर। पेरिस पैरालंपिक की बात करें तो 28 अगस्त से 8 सितंबर तक चलेगा। टोक्यो में बात करें तो 54 प्रतिभागी भारत ने भेजा था, तब 19 मेडल आए थे। इस बार तो 84 भेज जा रहे हैं, उम्मीद है ज्यादा मेडल आएंगे। अगला, बाकी आपको ओलंपिक पर वीडियो दी थी मैंने, आपने नहीं देखा है तो जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा ओलंपिक इतिहास, भूगोल, स्टैटिक्स, करंट अफेयर सब कुछ मिला जुला करके मैंने उसमें बता दिया है एक ही वीडियो में ओलंपिक की। जरूर देखना, यहाँ पर मैं कार्ड भी डाल दूंगा या फिर ओलंपिक एमजीटी एजुकेशन लिखकर सर्च करना, मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2024 में एसीसी ने यानी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने अगला रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था ना कि 28 अगस्त तक अजय भल्ला भी जाने वाले हैं, रिटायर होने वाले हैं। नए रक्षा सचिव बने हैं, कौन बने हैं? ये बन गए हैं दोस्तों, कौन? राजेश कुमार सिंह। पूर्व आईएएस रहे हैं, आईएएस मतलब कि आईएएस वरिष्ठ आईएएस हैं, पूर्व नहीं है, अभी भी आईएएस ही हैं, वरिष्ठ आईएएस हैं, इनको नियुक्त किया गया है। अच्छा, राकेश कुमार जी को, इनको तो डिफेंस सेक्रेटरी बनाया गया, लेकिन और भी बहुत सारे ट्रांसफर हुए हैं, 18 ट्रांसफर हुए हैं। इसको लेकर के मैं आज या कल में आपको एक वीडियो भी देने वाला हूँ, इस सचिवों की। बहुत सारे सचिव की ट्रांसफर हुई है, बहुत सारे सचिवों की नियुक्ति हुई है। तो मैंने आपको कहा था 4 सचिव को आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है, एक वित्त सचिव, एक कैबिनेट सचिव और एक रक्षा सचिव, एक विदेश सचिव। ठीक है, तो ये 4 आपको याद रखना है, बाकी के जो है धीरे धीरे आपको याद होता रहेगा, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैं यहाँ लिस्ट भी आपको दिखा दे रहा हूँ। तो फिलहाल अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट जो होती है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, उनके द्वारा अप्रूवल मिला है 18 ऐसी ट्रांसफर और नियुक्तियों की, जिनमें से नए रक्षा सचिव होंगे राजेश कुमार जी। ओके, ये 31 अक्टूबर 2026 तक अपने पद पर रहेंगे। कुछ और प्रमुख सचिवों की बात करें तो कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव बनाए गए हैं दीप्ति गौड़ मुखर्जी, और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव बनाए गए हैं किटी किथला श्रीनिवास, और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव बनाए गए हैं चंद्रशेखर कुमार। वित्तीय सेवा विभाग वित्त मंत्रालय के बनाए गए हैं नागराजू मद्दिराला, और व्यय विभाग वित्त मंत्रालय के मनोज गोविल बनाए गए हैं। ऐसे और नियुक्तियां की गई हैं, ध्यान रहे, इस पर मैं आपको वीडियो दूंगा तो उसमें डिटेल में बताऊंगा ही। सचिव होता क्या है इसको समझो। सचिव मतलब जो मंत्रालय दिया गया है और उस मंत्रालय को संभालने वाला जो सबसे पढ़ा लिखा होगा व्यक्ति, वो होगा सचिव। ठीक है, अब ऐसा नहीं है
कि नेता नहीं पढ़े लिखे होते हैं, नेता भी पढ़े लिखे होते हैं। नेता की सहायता के लिए जो उनके होते हैं ना, जो पढ़े लिखे अधिकारी गए होते हैं, वो होते हैं सचिव। जैसे एक मान लो नेताजी गए, कोई नेताजी हुए, अब उनको बहुत सारी चीजों में डिफिकल्टीज हो सकती है भाई, वो क्या जाने विदेशी मामले कैसे चलेंगे या देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। तो उनको सपोर्ट देने के लिए एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है जो वरिष्ठ लेवल का पापा टाइप का होता है, आईएएस, ठीक है ना, आईएएस का पापा। आईएएस जो होते हैं वो 20 साल तक रहते हैं अपनी पोस्ट पर, बढ़िया सेवा देते हैं, तब वो सचिव तक पहुंचते हैं। तो वो सचिव होता है जो मंत्री को, जो मंत्री महोदय होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि भाई नेता बनना बड़ी बात नहीं है, नेता बनने के बाद मंत्री बन गए तब आप बढ़िया, आपका रुतबा होता है अलग ही। क्यों? क्योंकि आपके पीछे आईएएस वाईएएस घूमते रहते हैं, ठीक है, ये होते हैं आपके अच्छे से सलाहकार, सचिव और सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं। तो ये सचिव वही है, मतलब ये मंत्रालय दिया गया तो उस मंत्री के डायरेक्ट ये समझ लो रिस्पॉन्स करेंगे, पूरा लेखा जोखा सब कुछ वो करेंगे, रिपोर्ट। आखिरी मुहर मंत्री जी की लगेगी और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जी की लगेगी, है ना। लेकिन पूरा व्याख्या यही लोग किए रहते हैं, तैयार यही लोग किए रहते हैं सब। चलिए, ड्राफ्ट। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा फ्लड वॉच इंडिया ऐप 2.0 लॉन्च किया गया? तो फ्लड वॉच नाम से ही स्पष्ट है, अंग्रेजी जिनको आती हो, फ्लड का मतलब होता है बाढ़। तो बाढ़ को वॉच करने के लिए, यानी कि बाढ़ की निगरानी करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया था, फ्लड वॉच इंडिया। तो ये पहला संस्करण था तब। अब दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है इसका, और इसको लॉन्च कौन करेगा? जब देखो ये बाढ़ की निगरानी है तो जल शक्ति मंत्रालय ही करेगा, है ना। जल शक्ति मंत्रालय कहाँ गया? ये रहा, जल शक्ति मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है, फ्लड वॉच इंडिया ऐप। अब देखो इस वाला जो ऐप है ना, ये और ज्यादा इसकी कवरेज बढ़ाई गई है। पिछली बार वाला जो एवरेज जो ऐप था वो 200 क्षेत्रों की निगरानी करता था। निगरानी मतलब इस ऐप पर सैटेलाइट के थ्रू देखा जाता था कहाँ कहाँ का एरिया है जहां पर बाढ़ जैसे स्थिति पैदा हो रही है या बाढ़ आने की संभावना है, या अगर आ भी गई है तो कितने नुकसान पहुंच रहे हैं, उनके लोगों को, नागरिकों को किस प्रकार से बचाया जाए, कहाँ कैसे मदद दी जाए, ये होता था। तो अब तक जो था वो 200 एरिया को, 200 क्षेत्रों को ही ये करता था। अब इसका कवरेज बढ़कर के 592 निगरानी स्टेशन कर दिया गया है, ठीक है। तो फ्लड वॉच इंडिया ऐप का अगला संस्करण लॉन्च किया गया 2.0। अगला, हाल ही में कृषि मंत्री ने किसानों से संवाद के लिए कौन सा रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया? अब देखिए, अब तक तो आप सुने थे मोदी जी के मन की बात, अब होगी किसानों की बात, ठीक है। किसान मंत्री जो हैं, कृषि मंत्री हैं वर्तमान में कौन? मामा जी। मामा जी बने थे अब कृषि मंत्री, जानते ही होगा 18 साल तक ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे शिवराज सिंह चौहान जी, अब बने हैं केंद्रीय कृषि मंत्री, ठीक है। तो कृषि विभाग देख रहे हैं। इसमें इन्होंने कहा कि जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं, हम शुरू करेंगे किसान की बात, ठीक है। तो किसान की बात कार्यक्रम अब शुरू होगा, और ये मंथली कार्यक्रम होगा, ठीक है। ये मामा जी हैं, ये किसान की बात करेंगे, रेडियो कार्यक्रम सेम उसी तर्ज पर होगा, मंथली वाइज, ठीक है। महीने में एक बार आएंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। मोदी जी वाले कार्यक्रम मन की बात में वो केवल खुद ही का सुनाते थे, सुनते नहीं थे। यहाँ पर ये बात कही गई है कि यहाँ सुना भी जाएगा किसानों का। किसान अगर कोई शिकायत करना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर है, बाकी तर्ज वही है, ठीक है। चलिए, रेडियो कार्यक्रम ये भी है और शिवराज सिंह चौहान जी करेंगे। अगला, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं इस बार। भारतीय सेना और वायुसेना ने ट्रामा केयर क्यूब का सटीक पैरा ड्रॉप किया है, इसका क्या नाम है? तो देखिए, भारतीय सेना और वायुसेना ने एक ट्रामा केयर क्यूब का सटीक पैरा ड्रॉप किया है। ये ट्रामा केयर क्यूब, अगर आपको याद हो तो 6 महीने पहले मैंने आपको बताया था एक, कि भारत जो है इस पर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है भारतीय सेना, कि कभी कभी क्या होती है, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जैसे बाढ़ प्रभावित एरिया हो गया, या मान लो बहुत ऊंचाई वाला एरिया हो गया, बहुत हाइट वाला एरिया हो गया, जहां पर नॉर्मली वायुयान वगैरह नहीं जा सकते हैं, राहत सामग्रियां नहीं पहुंचाई जा सकती। तो ऐसी जगहों पर अगर मान लो कोई एक्सीडेंट होता है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो वहां पर एक क्यूब जो मेडिकल फैसिलिटीज से लैस वहां पर लाया जाएगा। इवन अभी ये देखो, अयोध्या में जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था ना, उस टाइम पर भी ऐसे 200 क्यूब जो है भेजे गए थे कि मान लो राम मंदिर का उद्घाटन होगा, उस टाइम में बहुत ज्यादा भीड़ होगी, तो कुछ आपदा ना आए ऐसी स्थिति से बचने के लिए 200 ऐसे ट्रामा सेंटर केयर क्यूब थे कि तुरंत वहीं पर उनका इलाज किया जा सके। अभी मैं दिखाता हूँ इमेज भी आपको। इसका नाम रखा गया है भीष्म। प्रोजेक्ट भीष्म के तहत ये किया जा रहा है। भीष्म पितामह जो बाणों की सैया पर लेटे थे, भीष्म पितामह जी थे ना, तो उनको वहीं पर इंस्टेंट सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही थी वहीं पर, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहीं पर इनको भी इंस्टेंट सारी सर्विसेज मिलेंगी। इस प्रकार का ये क्यूब होगा। अब अभी क्या हुआ है, अभी इसका परीक्षण हुआ है कि सक्सेसफुली जो पिन पॉइंट जो टारगेट था, उस टारगेट पर ही उसको ड्रॉप किया गया। तो
ऐसे में जब आपदाएं आएंगी ना, क्योंकि वहां पर हेलीकॉप्टर या वो लैंड नहीं कर सकते हैं ऐसे एरिया में, ऐसे क्षेत्रों में, मान लो बहुत हाइट वाला लद्दाख वगैरह एरिया हो गया, बहुत जंगली एरिया हो गया, तो ऐसे जगहों पर जा करके ये ऐसे ड्रॉप कर देंगे ये ट्रामा सेंटर क्यूब। तो जब ड्रॉप कर देंगे तो वहां पर जो भी सहायता वाले दल होंगे वो जल्दी से उठा करके उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट दे देंगे, फर्स्ट एड देंगे। तो ये भीष्मा होगा। भीष्मा का पूरा नाम क्या है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। ठीक है, ये है फुल फॉर्म। फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा तो बता देना। 15,000 फीट की ऊंचाई पर इसका अभी ड्रॉप करके किया है परीक्षण। ठीक है, पैराड्रॉप प्रोजेक्ट भीष्मा का ये हिस्सा है। ध्यान रखना, इसको अभी C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान से उतारा गया है। अगला, बात समझ में आई कि नहीं? देखो, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए तब समझ लो कि हमने अपना काम कर दिया है। आपको जो भी क्वेश्चन लगता है कि ये सर समझ में नहीं आया, कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। अगले दिन मैं और प्रयास करूंगा आपको समझाने का वो क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगस्त 2024 में टीम इंडिया का गेंदबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया? तो भाई देखो, जैसे कोई राज्य में मुख्यमंत्री बनता है तो सबसे पहले क्या करता है कि जितने आईएएस वाईएएस हैं उनको अपने हिसाब से लेवल में किया जाए, बाकी वाले जो अपने विरोधी हैं उनको हटाया जाए। ऐसे ही यहाँ पर भी गंभीर साहब ने शुरू कर दिया है, कोच बने तो कहे कि बॉलिंग कोच हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए, टीम हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए, व्यवस्था हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो शुरू कर दिया ये। गौतम गंभीर ने कहा है कि जो लखनऊ सुपर जायंट में जब हम कोचिंग करते थे ना, मेंटर थे, तब जो थे बॉलिंग कोच उनको ले आओ, और मॉर्ने मॉर्कल उनको ले आए। और ले आने की स्टोरी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मॉर्ने मॉर्कल जो है ये पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान से ले आया गया, ये पाकिस्तान के कोच थे। अभी वहां से इस्तीफा दे करके तब यहाँ पे आए। हालांकि अभी इस्तीफा नहीं दिए हैं, इस्तीफा कुछ दिन पहले दिए हैं, लेकिन आप जानते हो ये भाई साहब राजनीति में रह चुके हैं, है ना, बीजेपी के सांसद थे, अभी वहां से इस्तीफा दिए हैं। तो ये राजनीति खेल गए, ये वहां से इनको हटवा कर कहे आओ यार इंडिया में आओ, जहाँ मिलेगी आपको इज्जत, वहां क्या मिलेगा पाकिस्तान में। तो वहां इस्तीफा दे दिए, और अब यहाँ पर ये होंगे बॉलिंग कोच, ये होंगे मुख्य कोच टीम इंडिया के। ठीक है ना, तो टीम इंडिया के ये है अभी जय शाह, जो कि गृह मंत्री जी के बेटे हैं और सचिव हैं, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि भाई ये होंगे। ठीक है, चलिए, तो नए मुख्य कोच ये होंगे, बाकी ये पाकिस्तान के कोच थे ही। अगला, तो अनुबंध समाप्त होने से पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया था वहां से। अगला, और वैसे हैं दक्षिण अफ्रीका के, ये भी ध्यान रखना, एलबी मॉर्कर, मॉर्नी मॉर्कर, दोनों भाई भाई थे, दोनों क्रिकेट खिलाड़ी थे। जम्मू कश्मीर के नए डीजीपी कौन नियुक्त किए गए? तो देखो, जम्मू कश्मीर में अब नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इनकी नियुक्ति हो गई है। और कौन नियुक्त किए गए हैं? आईपीएस नलिन प्रभात। आईपीएस नलिन प्रभात आप जानते हो, ये पहले कई पदों पर भी रह चुके हैं, सीआरपीएफ में भी रह चुके हैं, इसके अलावा ये एनएसजी चीफ रह चुके हैं। तो ये डीजीपी ऑफ जम्मू कश्मीर होंगे। ठीक है ना, तो जम्मू कश्मीर में अब चुनाव होने जा रहे हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से बढ़िया वाला कौन आएगा? तो उसके जो चीफ है उनको यहाँ का डीजीपी बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। ठीक है, अब वहां पर चुनाव होंगे, कल इस पर मैं कवर करूंगा इस वीडियो को। जम्मू कश्मीर और हरियाणा पर चुनाव आयोग ने डेट्स का अनाउंस कर दिया है। तो जम्मू कश्मीर के डीजीपी बन गए हैं। एनएसजी में अभी तक थे महानिदेशक के रूप में, अक्टूबर से ये पद यहाँ पर ग्रहण करेंगे। 1992 बैच के आईपीएस हैं। ठीक है, इससे पहले ये सीआरपीएफ में भी काम कर चुके हैं। अगला, इस्पात मंत्रालय के नए सचिव कौन बनाए गए? जैसे कि मैंने आपको बताया 18 मंत्रालयों में सचिवों को ट्रांसफर और न्यू नियुक्ति की गई है। तो ऐसे में इस्पात मंत्रालय जो है इसके नए सचिव कौन बनाए गए हैं? संदीप पुंडरिक। संदीप पुंडरिक आपको यहां पर दिख जाएंगे, ये होंगे अब न्यू सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील पिछले दिनों में काफी अच्छा कर रही है दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के का ही अनुमान ही बताया गया था कि भारत ने जो है वित्तीय वर्ष 2023-24 में कच्चे इस्पात में जो रॉ स्टील होता है उसमें उत्पादन में 144.3 मिलियन टन तक का प्रोडक्शन पहुंच गया है। और साथ ही साथ हम लोग इस्पात के उत्पादन में यानी स्टील के प्रोडक्शन में चाइना के बाद दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर हैं। तो ये भी बात ध्यान रखना। तो इनकी जिम्मेदारी भी काफी अच्छी खासी होने वाली है। स्टील मंत्रालय के नए सचिव होंगे, 1993 बैच के आईएएस हैं। अगला, पैरा शटलर प्रमोद भगत, इनको डोपिंग रोधी नियमों के कारण कितने महीनों के लिए बैन किया गया? तो दोस्तों, पिछली बार जिन्होंने भारत के लिए गोल्ड जीता था पैरालंपिक्स में, अभी पैरालंपिक्स में होने से पहले, भाग लेने से पहले इनको बहुत बड़ा झटका लगा है। इनको पैरालंपिक्स से ही हटा दिया गया है, 18 महीनों का बैन भी लगा दिया गया है। 18 महीनों का बैन लगाया गया है इनको वाडा के थ्रू, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। जैसे मैंने आपको बताया है कि एक भारत में संस्था है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, वैसे ही एक वर्ल्ड लेवल पर काम करती है संस्था,
वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ये क्या करती है, ये चेक करती है कोई खिलाड़ी कोई ऐसा मादक पदार्थ, कोई ऐसा ड्रग, कोई ऐसा केमिकल तो नहीं यूज कर रहा है जिससे उसकी परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाए, जिससे वो वहां पर सही तरीके से अपना परफॉर्मेंस ना दिखाए बल्कि गलत तरीके से दिखा करके वहां मेडल वगैरह ले ले। इसके लिए वाडा चेक करती है। पहले तो नाडा वगैरह को ही जिम्मेदारी दी रहती है अपने देश में, अपने अपने देश में आप चेक कर लो। चेक कर लिए, सब कुछ अप्रूवल मिल गया, ठीक है हम भी चेक करेंगे अपने हिसाब से, तो ये भी चेक करते हैं, ये भी अप्रूवल देते हैं, तब वो खिलाड़ी जाता है वहां पर। इन्होंने यहाँ पर इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया और 18 महीनों के लिए लगा दिया बैन। ये है प्रमोद भगत। इन्होंने, आपको अगर याद होगा तो पिछली बार बैडमिंटन में गोल्ड जीता था, तो और कई पैरालंपिक गोल्ड ये जीत चुके हैं, टोक्यो में ये जीते थे। तो इनको विश्व डोपिंग रोधी संहिता के तहत इनको बैन किया गया है। क्लियर है ना? तो मतलब एक मेडल तो समझो अपना गया। तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा दूं, रक्षाबंधन ऑफर स्टार्ट हो चुका है। अगर आपकी बहन तैयारी करती है तो उसको आप ये गिफ्ट दीजिए, वीडियो कोर्स। आप समझ लो नौकरी दे रहे हो एक। और अगर आप खुद भी तैयारी कर रहे हो तो इस ऑफर का फायदा उठाओ, इस रक्षाबंधन का। तो आप प्रण लो और रक्षाबंधन के अवसर पर आप जो है ऐसा प्रण लो कि अब से अगर आप गिफ्ट नहीं दे पाते हो तो कभी ऐसा रक्षाबंधन ना आए आज के बाद कि जब आप गिफ्ट ना दे पाओ अपनी बहन को। और अगर आप बहन हो, आपका भाई कोई ऐसा है, तो आप उसको यहाँ पर रिटर्न गिफ्ट दे सकती हो कि लो अब की बार हम कोर्स दे रहे हैं, अगली बार से तुम हमको गिफ्ट देना। चलिए फिलहाल ये तो रही इमोशनल कहो या कहो मजाक की बात। एमजेटी ऐप पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा वीडियो कोर्स। खुद पर बीती है, गुजरी है, इसलिए मैंने कहा है, तो मुझे मेरे लिए तो इमोशनल है, हो सकता है आपको मजाक भी लग जाए। चलिए लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर लगातार 11 बार भाषण देने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो लगातार 11 बार दिया पहले प्रधानमंत्री पूछा गया तो जवाहरलाल नेहरू। बहुत ज्यादा इमोशन में आकर के आप मोदी मत लगा देना, ये पहले नहीं है, ये दूसरे हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन कि चीन के बाद यूएई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? तो यूएई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चीन के बाद ये है भारत, ठीक है ना। और पहला चीन है। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की फीचर फिल्म की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? बेस्ट एक्टर। अग्नि मिसाइल के जनक आर्यन अग्रवाल का निधन हो गया। इनमें से किस पुरस्कार से ये सम्मानित थे? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। इसकी क्विज पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी। हमारे ई बुक्स वगैरह भी आप ले सकते हो डिस्काउंट ऑफर के तहत। मैं मिलूंगा कल की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।